अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि आपने बात की थी कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में रोटेट करता है या अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। आज हम बात करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। कब कंजर्व रहता है, क्या कंडीशन है, वो हम देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उसका मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम सेम रहता है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर में देखा था कि हमारे पास रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप टॉर्क का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लीनियर में आप लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, रोटेशनल में आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, जब आपके पास टॉर्क किसी किस्म का बाहर से एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हमें बता के आ रहा है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता अनलेस के बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कब सेम रहता है, जब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। तो एंगुलर मोमेंटम कब सेम रहेगा, जब बाहर से किसी किस्म का टॉर्क एक्ट नहीं करता। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम का सम है L1 प्लस L2 प्लस L3। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अगर एंगुलर मोमेंटम है एक ही रिजिड बॉडी में, तो ओवरऑल उनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, कहते हैं हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स का। ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल होते हैं मुझे, जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीज़। तो छोटे लेवल एटॉमिक लेवल पे कह लें या काफ़ी स्मॉल लेवल पे कहते हैं, ये वेरीफाइड है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रेडिली अपेरेंट। कहते हैं ये यूजुअली हम कब देखते हैं, जब हम सिंगल और स्पिनिंग बॉडी की बात करते हैं। आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी का मतलब है जिसको बाहर से किसी किस्म का टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस केस में कहते हैं तब हम लोग यूजुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं कि एक स्पिनिंग बॉडी है आइसोलेटेड, वो अपना मोमेंटम जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद ही चेंज कर रही है, बाहर से उसके ऊपर किसी किस्म का टॉर्क एक्ट ना करे। तो इस केस में जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहेगा। कि एक स्पिनिंग आइसोलेटेड का मतलब है अपने आप वो खुद जैसे मर्जी अपनी पोजीशन, बॉडी पोजीशन चेंज करती रहे, मतलब अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करती रहे, लेकिन ओवरऑल बाहर से किसी किस्म का टॉर्क एक्ट ना करे। तो एंगुलर मोमेंटम उसका क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बेसिकली आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी के केस में अप्लाई होता है। आइसोलेटेड का मतलब है बाहर से किसी किस्म का टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। कहते हैं फिर बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आपसे कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। तो कहते हैं सपोज करें कोई बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्टिंग में आई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट होता है मास का और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने कहा था ये एंगुलर में जो रोल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है वो वही होता है जो लीनियर में मास होता है। मतलब लीनियर सिचुएशन में हम मास पढ़ते हैं, एंगुलर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। कहते हैं सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, वो इनिशियली किसी एंगुलर स्पीड के साथ ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर लेता है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लेकिन प्रोडक्ट जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम का वो सेम रहता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। बच्चे आपने ना एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं स्टार्टिंग में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ था, एंगुलर वेलोसिटी कोई थी, मतलब उस ऑब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा था, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जो भी था और एंगुलर वेलोसिटी थी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ओवरऑल दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। कहते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कह लें कि
यूजुअली वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होती है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो हमने इसमें रिजिड बॉडी का केस देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा था तो हमने कहा था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिसको आप राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम को आप सिंपली डिफाइन इस तरह से भी करते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, मतलब पोजिशन वेक्टर का और लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसकी अगर डायरेक्शन मालूम करनी हो तो उसको आप राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट पी के जरिए आपने उसको शो किया, वो क्या पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो सर्कल में रोटेट कर रहा है किसी भी पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट, उसकी वेलोसिटी होती है या लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। आप इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर r का और लीनियर मोमेंटम का, मतलब सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और किसी भी पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट जो होती है लीनियर मोमेंटम होता है। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें वो एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। इसको मालूम कैसे करते हैं, डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर मोमेंटम होता है, उसको रोटेट करवा जाता है अलोंग द एक्सिस अलोंग द पोजीशन वेक्टर, मतलब ये डिस्टेंस जो पोजीशन वेक्टर है। जो कर्लिंग फिंगर्स होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है। लीनियर मोमेंटम का आप रोटेट करवाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है तो थंब जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना बच्चे, वो हमारे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो चेंज नहीं होती उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की, वो लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती अनलेस कि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते। अब इस सारे पैसेज में आपने करना क्या है, इस सारे पैसेज में से आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन करनी है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है बॉडी का कंजर्व रहता है इन केस आप बाहर से किसी किस्म का एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते। इसमें फार्मूला ये वाला कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये कर लीजिएगा कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है ये कब हम कंसीडर करते हैं, जब आपके पास कोई आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपना चेंज कर रही होती है लेकिन विद इन दिस सिस्टम हो रहा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स आइसोलेटेड होता है, मतलब बाहर से किसी किस्म का एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा होता। इसके बाद में ये भी कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम में जो होता है हमारे पास प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का। तो अगर इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट की कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। वो जितना पहले था दोनों का प्रोडक्ट उतना ही बाद में रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, वो चेंज नहीं होती। कहते हैं ये मोस्ट कॉमनली ये प्रैक्टिस को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें पता है जो सूरज के गिर्द जो है वो हमारी ज़मीन जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। अब हर पॉइंट पे जब हम बात करेंगे कि अगर रिवॉल्व हमारी ज़मीन अगर सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो उसके ऊपर मेजर एक ही फोर्स होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटी की फोर्स होती है सन की, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रही होती है। तो वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर पॉइंट सन ही होता है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रही होती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यूजुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। कहते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल है अ मैन डाइविंग फ्रॉम ए डाइविंग बोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो लोग हैं वो स्विमिंग पूल पे जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, तो उनके ना कुछ हाइट के ऊपर एक डाइविंग बोर्ड होता है जहाँ से वो डाइव करके ना नीचे पानी में छलांग लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं स्टार्टिंग में जब वो पर्सन होता है ना, स्टार्टिंग में जब वो सिचुएशन में होता है, जब वो डाइव करता है तो उसने अपने टांगे और बाजू बिल्कुल खुले होते हैं। मैंने कहा है एंगुलर मोमेंटम बच्चे अभी हमने पढ़ा कि वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का सेम रहेगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हमने पढ़ा था, वो प्रोडक्ट होता है मास का और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। तो ये मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये देखिए, ये इस एग्जांपल लेते हैं इस वाले डाइविंग वाले पर्सन की, कि फॉर एग्जांपल ये जब स्टार्ट में डाइव करता है ना, यहाँ से छलांग लगाता है तो इसकी बॉडी फुली ओपन सिचुएशन में होती है। अब इसका सेंटर सपोज करें ये है, ठीक है। पोजिशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जज करना चाह रही हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास का, वो तो चेंज नहीं होगा। अब डिस्टेंस जो है सेंटर से वो चेंज हो जाएगा। अगर ये फुली बॉडी ओपन पोजिशन में है तो जो हैंड है उसके बहुत दूर है, अब उसका सेंटर से
डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, तो जो पाँव है उसका डिस्टेंस भी दूर है, मतलब आर जो है यहाँ पे ज़्यादा है। और अगर आर ज़्यादा है तो इस केस में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जैसे वो डाइव करता है ना तो वो अपनी बॉडी को फुली कंपैक्ट कर लेता है, मतलब क्लोज कर देता है, टांगे बाजू बिल्कुल बंद कर लेता है। अब सेंटर के पास नहीं है आपके पास उस बच्चे के बाजू या टांगे, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कम हो गई। तो अब आर की वैल्यू कम होने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो यहाँ पे उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन वो यहाँ पे ना ज़्यादा स्पीड के साथ उसकी कह लें कि स्पिनिंग ज़्यादा होती है, एंगुलर स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन लास्ट पे पानी में गिरने से पहले वो दोबारा से अपने बाजू टांगे खोल लेते हैं। तो वहाँ पे फिर से क्या हो जाता है कि आर बढ़ने की वजह से सेंटर से जो उसके डिफरेंट बॉडी पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी दोबारा से कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं जो एक पर्सन है जो डाइव कर रहा है वो अपने ही बॉडी पोजिशंस को चेंज करता है। बॉडी पोजिशन चेंज होने की वजह से कभी उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी कम मतलब कभी कम होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है सॉरी, कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। तो जो डाइविंग के दौरान उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही होती है, एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो ये हम कहते हैं ये यूजुअली डाइवर कर क्यों रहा होता है, वो यूजुअली वो एक्स्ट्रा समरसार्ट्स का मतलब होता है वो लोगों की टेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए ना वो करतब दिखाने की ट्राई कर रहा होता है, वो एंजॉय कर रहा होता है उसको। वैसे समरसार्ट्स का मतलब होता है अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करना, अपनी बॉडी को फुली रोटेट करवाना। तो कहते हैं अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट स्प्रिंग बोर्ड हैज टू टेक अ फ्यू समरसॉल्ट्स इन एयर बिफोर टचिंग द वाटर, कि जब एक डाइवर जो है वो डाइव करता है बोर्ड से तो वो अपनी बॉडी को रोटेट करवाता है जब वो हवा में होता है, जब वो पानी को टच करने से पहले पहले। आफ्टर लिविंग द स्प्रिंग बोर्ड ही कर्ल्स हिज बॉडी, जब वो बच्चे लीव करता है तो फुली एक्सटेंडेड बॉडी होती है, मतलब फुली ओपन होती है, उसकी टांगे बाजू खुली होती है, लेकिन बाद में उसको क्या कर लेता है वो रोल कर लेता है, मतलब उसको क्लोज कर लेता है। ड्यू टू दिस मोमेंट हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, जब वो रोल कर लेता है तो बच्चे सेंटर से उसका डिस्टेंस कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लार्ज एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। और जब वो पानी के सरफेस को टच करने वाला होता है दोबारा से अपने बाजू टांगे स्ट्रेच आउट कर लेता है, मतलब उसको फैला लेते हैं, मतलब वो फुली बॉडी ओपन कर लेता है, तो फिर उससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है इसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास बेसिकली ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। एक और एग्जांपल है, कहते हैं हमारे पास एक आइस स्केटर होता है जो यूजुअली बच्चे बर्फ के ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं, मतलब चल फिर रहे होते हैं। तो कहते हैं एस एन आइस स्केटर कैन आल्सो इंक्रीज, कि अगर आइस स्केटर है वो बर्फ के ऊपर मतलब उसने स्केटिंग कर रहा है तो वो अगर अपनी बॉडी को फोल्ड करता है या फुली एक्सटेंडेड स्टेट में अपने बाजू टांगे कर लेता है तो वहाँ पे उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है। वो भी किसके अकॉर्डिंग है, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग है। कहते हैं इंक्रीज इज एंगुलर वेलोसिटी बाय फोल्डिंग आर्म्स एंड ब्रिंगिंग दी स्ट्रेच लेग्स क्लोज टू ईच अदर, अगर वो अपने बाजू और टांगे फुली बंद कर लेता है तो बच्चे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि आप बॉडी पार्ट्स जो है वो ज़्यादा सेंटर के करीब है, और सेंटर के करीब होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे पास आर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि सेंटर के क्लोज हैं, डिस्टेंस कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपना फुली जो बॉडी है उसको स्ट्रेच आउट कर लेता है, मतलब टांगे बाजू खोल लेता है, तो अब सेंटर से बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये एक लड़की है जो अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है। अगर वो फुली कंपैक्ट कर लेती है, अपनी बाजू टांगे कंबाइन कर लेती है, तो उसके जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा स्पिनिंग मोशन दे सकती है। लेकिन अगर वो फुली स्ट्रेच आउट कर लेती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास कम हो जाती है। इसी तरह से वो एक पर्सन की एग्जांपल दे रहा है, कहते हैं सपोज करें एक पर्सन है, उसने डंबल पकड़े हुए हैं, मतलब जो यूजुअली एक्सरसाइज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको पकड़ा हुआ है और वो ना टर्न टेबल के ऊपर, ये एक टेबल है जो रोटेट कर सकता है, उसके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसने हैवी मास यूजुअली बच्चे एक्सरसाइज के लिए ना बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं डंबल। ठीक है, यूजुअली बॉयज़ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उसने पकड़े हुए हैं। अब दो बॉडी सिचुएशंस है, अब आपने बताना है कि कब उसकी एंगुलर वेलोसिटी, आइडिया दें मुझे कि कब ज़्यादा होगी। अभी उसकी बॉडी फुली एक्सटेंडेड स्टेट में है, तो इसमें क्या होगी, उसकी
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ज़्यादा होगा क्योंकि सेंटर से बॉडी पार्ट्स का डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था कि वो किसके इक्वल होता है, वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर बॉडी पार्ट्स का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से ज़्यादा है, आर ज़्यादा होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी बॉडी को बिल्कुल वो कंपैक्ट कर लेता है, बाजू इनसाइड कर लेता है, इन्वर्ट कर लेता है, तो हमारे पास क्या होगा, अब सेंटर से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास उसी अगर बॉडी कंपैक्ट सिचुएशन में है तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह लें ज़्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कम होगी जब वो फुल्ली उसके बाजू ओपन होंगे। लेकिन अगर वो अपनी बॉडी को कंपैक्ट कर लेता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये बेसिकली ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है की वजह से। आगे फ्लाई व्हील है, कहते हैं ये एक फ्लाई व्हील है जिसमें एक हैवी सा व्हील होता है। कहते हैं ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो बेसिकली हैवी व्हील्स विद एन एक्सल विच जो होता है जिसके कह लें कि सेंटर से एक रॉड सी गुजरी होती है, इसको एक्सल बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं फ्लाई व्हील क्या होता है, एक हैवी हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें एक हैवी सा व्हील होता है, मतलब एक पहिया होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी सा, और इसके एक एक्सल के साथ मतलब इसके सेंटर में से एक रॉड सी गुजरी होती है। कहते हैं इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि रोटेशनल एनर्जी को इसने स्टोर करना होता है, और कहीं पर अगर कोई फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रही हैं तो इसको वो स्मूथ आउट कर लेता है, मतलब उसको आपको फ्लक्चुएशंस फील नहीं हो रही होती, क्योंकि वो अगर कोई फॉर एग्जांपल ये रोटेट कर रहा है तो बच्चे ये रोटेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम इसका सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। वो अगर रोटेट कर रहा है तो वो रोटेट ही करता रहता है, तो अगर कोई फ्लक्चुएशंस भी होंगी तो वो फील नहीं होंगी, वो उसको स्मूथ आउट करते देता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज बाइसाइकिल। वो वही बात कर रहा है कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बाइसाइकिल्स में इस्तेमाल किया जा सकते हैं, इनको व्हीकल में इस्तेमाल, व्हील है ना बच्चे, ठीक है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, जायरोस्कोप में, एंड शिप्स और स्पेस क्राफ्ट। जायरोस्कोप हम आगे फर्दर डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये उन्हीं में एज अ व्हील इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका पर्पस यही है कि ये रोटेट करता है, जब एक दफ़ा रोटेट करना शुरू होता है तो बच्चे इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने की वजह से ये रोटेट करता रहता है, ठीक है, अनलेस के बाहर से कोई हैवी टॉर्क जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहता है। अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस भी होंगी तो वो उसको चेंज नहीं करता, इसका एंगुलर मोमेंटम वो रोटेट करता रहता है, तो हम कहते हैं स्मूथ आउट हो जाता है। कहते हैं व्हेन अ फ्लाई व्हील स्पिन्स, कि जब एक दफ़ा ये स्पिन करना, ये रोटेट करना शुरू होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता, वो इजीली चेंज नहीं होता, वो रेजिस्ट कर रहा होता है किसी भी किस्म के चेंज को। तो वो यूजुअली स्मॉल फ्लक्चुएशंस को कह लें कि वो फील नहीं कर पा रहा होता, वो रोटेट ही करता रहता है, अनलेस क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, अनलेस कि आप बाहर से किसी किस्म का हैवी एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड नहीं करते। अगर एक्सटर्नल बाहर से टॉर्क इंटरफेरेंस प्रोवाइड करेंगे तब हमारे इसका चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता। तो कहते हैं दिस यूजफुल दैट नीड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर ओरिएंटेशन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, के अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते तो ये स्टोर कर सकता है रोटेशन एनर्जी को और स्मूथ आउट करता है मोशन को, मतलब फ्लक्चुएशंस वगैरह को ऐसा फील नहीं करता। ये एक फ्लाई व्हील है जिसके एक व्हील है, हैवी सा व्हील है, इसके सेंटर से एक एक्सल है, मतलब ये एक रॉड है जो उसके गुजरी हुई है। फॉर एग्जांपल जब आप इसको रोटेट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि ये रोटेट कर रहा है तो ये अब रोटेट ही करता रहेगा, तो हम कहते हैं ये रोटेशनल एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। लास्ट हमारे पास एग्जांपल है इसकी, जो एप्लीकेशन है वो जायरोस्कोप की है, कि ये हमारे पास जायरोस्कोप की शेप भी दिखाई हुई है। ये यूजुअली हम लोग कहते हैं कहीं पे अगर आपने डायरेक्शन या ओरिएंटेशन को बताना हो तो कहते हैं जायरोस्कोप ये बेसिकली एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है टू मेंटेन दी ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अर्थ एक्सिस आर रेजिस्ट चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन, के यूजुअली आपको डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर ये इसकी डायरेक्शन यूजुअली चेंज नहीं होती तो इसलिए इसको स्मूथ एक डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कहते हैं एक फ्लाई व्हील है, ये एक फ्लाई व्हील सा होता है जिसको आप पिवटेड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पोर्टिंग रिंग्स होती हैं, इसके सराउंडिंग में ना ये रिंग्स लगी होती है, दरमियान में एक व्हील होता है, फ्लाई व्हील होता है, ठीक है, उसके अंदर ये एक्सल गुजर है और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में रिंग्स अटैच की जाती हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा था ना फ्लाई व्हील्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जायरोस्कोप में, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि जायरोस्कोप के अंदर आप उसने कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि सेंटर में हमारे पास एक व्हील होता है और इसकी सराउंडिंग में आपने ये स्पोर्टिंग रिंग्स वगैरह लगाई होती हैं। तो कहते हैं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी एक एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि हमारे पास बेसिकली लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्पोर्टिंग रिंग्स होती हैं, तो ओवरऑल सेंटर से आप डिस्टेंस बढ़ा रहे होते हो
डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं अगर एक दफ़ा जायरोस्कोप को आप बड़ी ज़्यादा हाई स्पीड के साथ रोटेट करवाना शुरू कर देंगे तो बच्चे हाई स्पीड भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और लार्ज एंगुलर मोमेंटम के साथ वो क्या करना शुरू हो जाएगा, वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा, उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। वो आगे ये कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज दी ओरिएंटेशन रोटेशन, उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू इस लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लार्ज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और अगर आप चेंज करवाना चाहेंगे, अगर आपने इसकी मोशन को चेंज करवाना है तो आपको एंगुलर मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा। और एंगुलर मोमेंटम हमने कहा था कि उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपने चेंज करवाना है तो उसको आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज करवाना पड़ेगा। और एंगुलर मोमेंटम हमने कहा था वो चेंज नहीं होता, वो यूजुअली अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। वो चेंज कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा लार्ज टॉर्क अप्लाई करते हैं। तो अनलेस के आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज टॉर्क अवेलेबल नहीं है तो वो रोटेट करता रहेगा, वो उसकी अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करेगा। कहते हैं इवन इफ जायरोस्कोप इज टिल्टेड इट स्टिल कीप लेविएटेड विदाउट फॉलिंग, कि अगर वो थोड़ा सा उसको टिल्ट भी करवाया जाएगा तो वो रोटेट ही करता जाएगा, वो फॉल नहीं करता, उसकी मतलब रोटेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है, एंगुलर मोमेंटम उसका स्टिल वहाँ पे मौजूद होता है। दैट्स द रीज़न कि हम उसको ओरिएंटेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्शन को बताने के लिए। ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें जो जायरोस्कोप की है बेसिकली, कि ये स्टार्टिंग में ये जायरोस्कोप आपको दिखा रहे हैं, स्टार्टिंग में ये पड़ा हुआ है, मतलब इसको मैं यहाँ पे खड़ा करने की ट्राई करेंगे तो ये स्टैंडिंग सिचुएशन में नहीं रहेगा, मतलब ये कभी किसी साइड पे गिर जाएगा, कभी किसी साइड पे। लेकिन अगर एक दफ़ा मैं उसको रोटेट करवा रही हूँ तो ये देखिए, जब रोटेट करवाने के बाद इसको यहाँ पे लगाया जा रहा है तो ये मुसलसल आप कंटिन्यू करता जा रहा है, रोटेशन इसकी स्पिनिंग मोशन आती जा रही है। आप इसको थोड़ा सा आप टिल्ट भी करवाएंगे ना तो उसका एंगुलर मोमेंटम स्टिल कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपको ओरिएंटेशन जो है उसको एग्जैक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका कहते हैं ये मेन एप्लीकेशन यही है कि हमारे पास जायरोस्कोप को आप गाइडिंग सिस्टम के लिए, आप लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एरोप्लेन्स में, सबमरीन्स में, स्पेस स्टेशन में। यूजुअली जब आप स्पेस व्हीकल्स में, या जिसको आप स्पेस क्राफ्ट भी कह सकते हैं या एरोप्लेन्स भी कह सकते हैं, उसमें अगर आपने पता करना हो ना आप जमीन की किस साइड पे जा रहे हैं, नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं या किस साइड पे जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जायरोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन एक दफ़ा हमारे पास नॉर्थ साइड पे होगी ना तो वो उसी साइड पे रोटेट करता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो उसको चेंज करवाना डिफिकल्ट होगा। तो वो आपको कंटिन्यूसली एक नॉर्थ साइड डायरेक्शन बता रहा होगा, तो हम कहते हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको कंटिन्यूस वे में लोकेशन इंडिकेट करके दे रहा होगा। ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम इजीली चेंज नहीं होता अनलेस कि आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिख दीजिएगा और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। तो आज की जो हमने 5 इसमें एग्जांपल्स किए हैं वो सारी इसमें आएंगे, ठीक है। बेसिकली तो ये आना चाहिए था व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेकिन चले वो नहीं है, वो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम। उसके साथ ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं आर क्रॉस पी का, ठीक है। इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाना ना भूलिएगा, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो दोनों के ऊपर वेक्टर साइन आएगा, आर के ऊपर भी पोजीशन वेक्टर आर के ऊपर भी और पी के ऊपर भी, तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद आप इसके एग्जांपल दे दीजिएगा सारी, लेकिन एग्जांपल्स देने से पहले मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन जरूर कीजिएगा, मतलब उसमें जो हमने इसकी ये वन लाइन स्टेटमेंट दिखी है ना, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये लास्ट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये डेफिनेशन आप करेंगे और साथ में इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आप साथ में नीचे वाली जो भी एग्जांपल्स कोट करना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मजे का शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 3.2 कहता है लॉ ऑफ ब्रेड इज लेइंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल, अ क्रू टेक्स अवे द लॉ ऑफ ब्रेड एंड द रोटेशन ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस बाय। आपके पास एक टर्न टेबल है और यहाँ पे एक ब्रेड का ना पीस पड़ा है, ये जो टर्न टेबल है ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास इसके ऊपर ना एक ब्रेड का पीस पड़ा था, एक कवा आता है वो ब्रेड का पीस ले जाता है। अब वो ब्रेड का पहले ये देखिए, पहले ब्रेड का पीस है, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और एंगुलर वेलोसिटी के, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है ये याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट होता है मास का और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब स्टार्टिंग में टर्न टेबल के ऊपर क्या पड़ा था, कोई ब्रेड का पीस पड़ा था, ठीक है। अब इसका मतलब
मौजूद है वहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था, क्योंकि मास भी था और उसका सेंटर से कुछ डिस्टेंस भी था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने की वजह से यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कम है, लेकिन जब कौवा आता है वो क्या करता है, इस ब्रेड के पीस को ले जाता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मतलब कम हो गया या बहुत कम हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर इसका प्रॉपर आंसर देखें तो यहाँ पे इसी को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं हमने पढ़ा था आई प्रोडक्ट जो होता है ना एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई का और एंगुलर वेलोसिटी का वो सेम रहता है, जो पहले होगा वही बात होगा, तो वो कांस्टेंट रहता है। अब कौवा आया वो जब लोग को ब्रेड ले गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि मास कम हो जाएगा, तो मास कम होगा या डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो कम हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आज का टॉपिक बच्चे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तीसरा ये एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है, एंगुलर मोमेंटम कब कंस्ट्रक्ट होता है, व्हेन नो टॉर्क इज अप्लाइड, नो फोर्स इज अप्लाइड, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो भी वो पूछ ले, ठीक है। तो ये लास्ट में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने जो जैसे जैसे आपको याद करने वो मार्क भी करवा दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन स्टिल कोई रह गया हो, कोई पॉइंट मिसिंग हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।